हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। 1975 में जो इमरजेंसी लगती है उसके बाद आपको पता है 1977 में चुनाव होते हैं और चुनाव में कांग्रेस हार जाती है। तो मतलब अल्टीमेटली ये है कि इमरजेंसी के बाद की राजनीति की हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। और इसी के साथ आपकी ये जो बुक है आपकी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट चैप्टर टॉपिक बचा हुआ था, इसके बाद अपनी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। और इसका एक मर्ज करके आपको वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, फटाफट आपको आंसर करके बताना है कि इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, नंबर 1। नंबर 2, इमरजेंसी कौन लगाता है। और नंबर 3, नेशनल इमरजेंसी के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, कमेंट करके आपको बताना है। तो शुरू करते हैं पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी। 1977, देखो 1975 में इमरजेंसी लगी थी और 1977 में जनरल इलेक्शन होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1977 लोकसभा इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द इमरजेंसी। 1977 में जो चुनाव हो रहे थे उसका आधार क्या था। उससे पहले आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लग गई थी, अपोजिशन पार्टी बहुत नाराज थी, अपोजिशन एक हो जाते हैं और इन्होंने कहा कि भैया देखो इमरजेंसी का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत कड़वा एक्सपीरियंस रहा है और लोग इनसे खुश नहीं थे, इंदिरा गांधी जी से। सिंपल सी बात है, जब खुश नहीं थे तो इनको झेलना तो पड़ेगा। और रिजल्ट ये हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 1951-52 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, आप सबको पता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था। इसके बाद कांग्रेस लगातार नेशनल लेवल पर रूल करती आ रही थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि 1977 में कांग्रेस को झटका लगता है, जोर का झटका लगता है। फॉर द फर्स्ट टाइम 1977 में आपको देखने को मिलेगा नॉन कांग्रेस पीएम बनता है। बहुत बड़ा है, मतलब ये इवेंट है। 1977 का जो ईयर है ये पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बार बार आप 12th कर लो, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा काम आता है, राइट। तो 1977 का जो इलेक्शन हुआ था इमरजेंसी के बैकग्राउंड में हुआ था, इमरजेंसी के एक्सपीरियंस के आधार पर हुआ था कि भैया लोगों ने बहुत ज़्यादा सहन किया है। अब बात करें कि इमरजेंसी का जो प्रभाव था नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा था। अपोजिशन पार्टीज ने इस इलेक्शन में 1977 का जो इलेक्शन हुआ था इस समय एक स्लोगन दिया था, सेव डेमोक्रेसी, भैया डेमोक्रेसी बचाइए, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन के बारे में आप जानते ही, मैं पहले वीडियो जो बता चुका हूँ। जनरल इलेक्शन कौन से होते हैं, एवरी 5 ईयर में जो इलेक्शन होते हैं उनको जनरल इलेक्शन बोलते हैं। तो लोकसभा के नॉर्मल इलेक्शन थे, इमरजेंसी के बाद हुए थे 1977 में। अब हम स्पेशली चर्चा करेंगे लोकसभा इलेक्शन 1977 इलेक्शन में कौन कौन था, क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जनवरी 1977 गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि भैया अब हम चुनाव लड़ाने वाले हैं, चुनाव कराने वाले हैं। और 18 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी, मतलब 18 महीने इमरजेंसी लगी रही। 18 महीने का आप सीधा सीधा समझते हो कि लगभग 2.5 साल हो गए, है ना। और सभी लीडर और एक्टिविस्ट जो थे उनको जेल से रिलीज कर दिया गया था। फाइनली जनवरी में अनाउंस हुआ था, मार्च 1977 में इलेक्शन हुए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी वो पहले ही ऑलरेडी एक हो चुकी थी, इलेक्शन से पहले ही एक हो चुकी थी। और अपोजिशन पार्टीज ने कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। ध्यान रखना, जनता पार्टी सिंगल पार्टी नहीं है, जनता पार्टी एक कोलिशन है, कई सारी पार्टीज ने मिलकर एक जनता पार्टी बनाई थी। और इसके लीडर थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को क्या बनाया गया, लीडर बनाया गया था। तो खास बात आपको देखने को मिलेगी, मैं थोड़ा एक बार यहाँ व्हाइट पेज में लिख देता हूँ कि 1977 में जो चुनाव हुआ था उस समय 2 ही मतलब ग्रुप बन जाते हैं। एक तरफ थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको लीड कर रही थी इंदिरा गांधी, और दूसरी तरफ थी जनता पार्टी। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी तो 1977 तक बनी नहीं थी, बीजेपी बनती है 1980 में। ध्यान देना, बीजेपी कब बनी, 1980 में। तो जनता पार्टी जो थी कई सारी पार्टीज के मर्ज होने के बाद बनी थी और इस जनता पार्टी को लीड कर रहे थे जेपी, जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे जो टक्कर देखने को मिलेगी 1977 में, जो कांटे की टक्कर थी वो एक तरफ कांग्रेस के बीच में और एक तरफ जनता पार्टी के बीच में। तो जनता पार्टी क्या है, कोलिशन ऑफ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज विच फॉट इलेक्शन अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। एंड फाइनली क्या हुआ, जनता पार्टी जीती। और इस समय भैया बहुत लंबे समय से जो इंतज़ार कर रहे थे ना, उनका सपना पूरा हो जाता है। और वो कौन थे, मोरारजी देसाई भारत के पीएम बन जाते हैं। और मोरारजी देसाई ऐसे पीएम बने, हम कह सकते हैं नॉन कांग्रेस पीएम बने, मतलब कांग्रेस की तरफ से नहीं थे, जनता पार्टी की तरफ से थे। अंडरस्टूड, ये चीज़ क्लियर है।
तो जनवरी 1977 में अनाउंस हुआ था कि भैया इमरजेंसी 18 महीने के बाद हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं, और कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को छोड़ दिया गया। इलेक्शन मार्च 1977 हुए। सारी की सारी जो अपोजिशन वाली पार्टी थी, इन्होंने एक जनता पार्टी बना ली जेपी नारायण की लीडरशिप में। कुछ कांग्रेस के लीडर थे जो कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाई थी उससे खुश नहीं थे, उन्होंने भी जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जगजीवन राम जी जो कांग्रेस के लीडर थे, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, मगर इस पार्टी को भी बाद में उन्होंने जनता पार्टी में मर्ज कर दिया। जनता पार्टी जो थी इसने इलेक्शन लड़ा और जनता से कहा देखो भाई ये इलेक्शन इमरजेंसी के नाम पर है ना। उन्होंने कहा कि भाई आप ये रेफरेंडम है, लोगों से कहा कि भाई आपको यही इसी प्रकार का रूल चाहिए या कुछ नया चाहिए। तो लोग तो सीधी बात है परेशान थे, तो लोगों ने जनता पार्टी को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और जनता पार्टी जीती भी। तो पूरा की पूरा जनता पार्टी का जो कैंपेन था उसमें इन्होंने एक ही चीज़ को घुमाया कि देखो जनता, देखो मेरे देशवासियों कि भैया आपको पता ही है 1975 से जो आप एट्रोसिटीज यातनाएं जो झेल रहे हैं ना, और जो एक्सेसेस किए गए थे, तुम पे जो ज्यादती की गई थी इमरजेंसी के दौरान, कि आपको यही चाहिए या कुछ नया चाहिए, तो डेफिनेटली जनता कहेगी भैया नया चाहिए। इस समय आपको देखने को मिलेगा जेपी जो है जयप्रकाश नारायण एक सिंबल बन जाते हैं रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। लोगों को लग रहा था कि भैया यही है जो डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर सकते हैं। जनता पार्टी जो बनी थी इसने मतलब कोशिश की कि कांग्रेस के जो नॉन कांग्रेस के जो वोट हैं डिवाइड ना हो। देखो जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, जनता पार्टी कॉलिशन ऑफ मेनी पार्टीज, तो कॉलिशन पहले ही बन गया तो वोट डिवाइड नहीं हुए, सारे के सारे वोट इन्हीं के हाथ में आते हैं। तो रिजल्ट क्या रहा, इलेक्शन जो हुए 1977 के रिजल्ट देखते हैं। पहली बार, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इससे पहले देखो हमने चैप्टर ही पढ़ा था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक ही पार्टी का डोमिनेंस का दबदबा, तो वो एरा भाई साहब पूरी तरह से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पहली बार ऐसा हुआ आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन द लोकसभा इलेक्शंस, और कांग्रेस को मात्र 154 सीट मिलती हैं और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो भी गिर जाता है 35%। जनता पार्टी और इसके जो अलाइज थे इनने कुल मिला के 330 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 542 लोकसभा सीट्स। आज की डेट में आपको पता है 543 लोकसभा की सीट्स हैं आज की डेट में, उस समय कितनी थी, 542 लोकसभा की सीट थी। तो इनमें से जनता पार्टी और इसके अलाइज जो थे उन्होंने कितनी सीट जीती, 330 सीट जीती। अकेली जनता पार्टी 295 सीट जीत जाती है और एक क्लियर मेजोरिटी। आपको पता ही है मेजोरिटी का सिस्टम क्या है, 542 का आधा कर दो, है ना, जो भी पार्टी जैसे 271 हो गया, 271 प्लस 1 ले आएगी, वही पार्टी क्या बना लेगी, सरकार बना लेगी। तो सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए, 50% प्लस 1, जितनी भी सीट है उसका 50% प्लस 1 बढ़ा दो, अगर वो ले आएगा तो सरकार मेजोरिटी की बनेगी, गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। नॉर्थ इंडिया में जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा विशाल विक्ट्री देखने को मिलेगी, मतलब भारी बहुमत से जो मतलब वोट मिले थे जनता पार्टी को वो नॉर्थ इंडिया में मिले थे। कांग्रेस लगभग बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव हार गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, चुनावी क्षेत्र जहां से ये जो एमपी खड़े होते हैं, मतलब एमपी के लिए खड़े होते हैं लोग बाग, है ना, कैंडिडेट्स, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए थे कांग्रेस के सब हार जाते हैं। खुद इंदिरा गांधी जी रायबरेली से हार जाती हैं, यूपी में है रायबरेली। इनके बेटे संजय गांधी ये हार जाते हैं अमेठी से, दोनों ये भी हार जाते हैं, इतनी बुरी हार होती है इनकी। वेरिएशन इन द रिजल्ट्स, अब देखो ऐसा है कि चुनाव के जो रिजल्ट थे ना, नॉर्थ इंडिया में अलग थे और साउथ इंडिया में अलग थे, क्योंकि इमरजेंसी का इम्पैक्ट नॉर्थ इंडिया में अलग था, साउथ इंडिया में अलग था। ऐसा नहीं है कि पूरे देश में कांग्रेस की हार होती है, कुछ जगह पर कांग्रेस जीत के भी आती है। तो कांग्रेस डिड नॉट लूज इलेक्शंस ऑल ओवर द कंट्री, हर जगह पर कांग्रेस चुनाव नहीं आ रही थी। इन्होंने बहुत सारी सीट जीती, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, और साउथ इंडिया में तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की थी। और अब कोई पूछे कि भाई ये इतने ज़्यादा वेरिएशन क्यों आया रिजल्ट में, नॉर्थ इंडिया में तो सारी जनता पार्टी की और साउथ इंडिया में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीट मिल रही है, तो क्योंकि इसका रीजन सिंपल है, इम्पैक्ट जो था ना इमरजेंसी का वो इक्वल नहीं था। नॉर्थ इंडिया में एक इम्पैक्ट ज़्यादा था, साउथ इंडिया में इम्पैक्ट कम था, इसलिए नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस हार जाती है और साउथ इंडिया में जीत जाती है। और दे रखा है इसमें फोर्स्ड रिलोकेशन,
डिस्प्लेसमेंट्स फोर्स्ड स्टरलाइजेशन वर मोस्टली डन इन नॉर्थ इंडिया। जबरदस्ती लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर रिलोकेट कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। जबरदस्ती पुरुषों की नसबंदी की गई थी। फोर्स स्टरलाइजेशन मतलब है जो उस समय मेल थे उनकी नसबंदी करवाई गई थी, उनको मतलब बच्चे पैदा ना कर सके, मेलों की नसबंदी करवा दी गई थी। इस समय नॉर्थ इंडिया में किया गया था ऐसा। मिडिल क्लास जो थी नॉर्थ इंडिया की, ये ऑलरेडी कांग्रेस से दूर हो चुकी थी और जनता पार्टी इनके लिए इंपॉर्टेंट बन चुकी थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जनरल इलेक्शन जो हुआ था 1977 का, ऐसा नहीं है सिर्फ इमरजेंसी के नाम पे लड़ा गया था। साउथ में इसका इतना ज़्यादा इमरजेंसी का इम्पैक्ट था नहीं। थोड़ी सी जनता पार्टी की भी चर्चा कर लेते हैं। तो 1977 के बाद जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी के साथ जीत जाती है और अब यहाँ पर बारी आती है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के लिए 3 कैंडिडेट आते हैं भाई साहब। प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट कौन कौन आते हैं, तो वो देखो, नंबर 1 थे मोरारजी देसाई। बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि भैया अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। फाइनली इनका टाइम आ जाता है। मोरारजी देसाई जो इंदिरा गांधी के राइवल थे, प्रतिद्वंदी थे सिंस 1966-67 1966-67 से इंतजार में थे कि भाई मेरा नंबर आएगा। दूसरे थे चौधरी चरण सिंह जी जो भारतीय लोकदल के थे और यूपी से थे। तीसरे थे जगजीवन राम, उनका फोटो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, ये कांग्रेस के एक सीनियर मिनिस्टर थे। तो इन तीनों में कंपटीशन था। फाइनली मोरारजी देसाई को सेलेक्ट किया गया पीएम के लिए, मगर बहुत लंबे समय तक ये पावर को होल्ड नहीं कर पाए। 1977 में सरकार आती है, 1979 में ही मतलब सरकार इनकी गिर जाती है, ये आपको पता ही होगा ना। तो क्रिटिक्स मतलब आलोचक, क्रिटिक्स फेल्ट दैट जनता पार्टी लैक्ड डायरेक्शन, लीडरशिप, कॉमन प्रोग्राम, सो जनता पार्टी को नॉट ब्रिंग फंडामेंटल चेंजेस इन द पॉलिसीज मेड अर्लियर बाय दी कांग्रेस। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता था जनता पार्टी में ना डायरेक्शन की कमी है, लीडरशिप की कमी है, कॉमन प्रोग्राम की कमी है, इसलिए जनता पार्टी जो है बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस लेके नहीं आएगी। जो पॉलिसीज कांग्रेस पहले लेके आएगी वही चलती रहेंगी, कोई खास परिवर्तन नहीं आने वाला है। जनता पार्टी वॉज डिवाइडेड एंड गवर्नमेंट ऑफ मोरारजी देसाई लॉस्ट इट्स मेजोरिटी लेस देन इन 18 मंथ्स। मतलब 18 महीने से पहले ही जनता पार्टी क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब यार कॉलिजन की जो गवर्नमेंट होती है ना, कॉलिशन वाली गवर्नमेंट में दिक्कत यही है, सब अपनी अपनी मनमर्जी चलाते हैं और फिर किसी की भी नहीं चलती है, फाइनली और टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। तो जनता पार्टी टूट जाती है, 18 महीने में ही सरकार गिर जाती है। फिर इसके बाद जैसे ही मोरारजी देसाई हटे, मोरारजी देसाई के बाद आते हैं हमारे चौधरी चरण सिंह, भारत के मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्होंने एक्सटर्नल सपोर्ट मतलब कांग्रेस की सपोर्ट से सरकार बनाई। किसने? चौधरी चरण सिंह जी ने। मगर कांग्रेस ने जैसे ही अपना सपोर्ट वापस कर लिया तो चौधरी चरण सिंह की भी सरकार गिर जाती है, 4 महीने में ही इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, बहुत फेमस नेता हैं, किसानों के नेता कहे जाते हैं, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा वेलफेयर का काम किया था। एक भी दिन लोकसभा में न जाने वाले ये प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह। इनके बारे में एक चीज़ और बता दूँ, इन्हीं के बेटे थे अजीत चौधरी और अजीत चौधरी के बेटे हैं जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी जी की एक पार्टी है जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक दल, आरएलडी के नाम से फेमस है, जिसका सिंबल है हेड पंप, राइट। तो फिर फाइनली अब देखो 1975 इमरजेंसी लगी, 1977 में चुनाव हुए। चुनाव के बाद पहले प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, फिर बने चौधरी चरण सिंह जी, फिर बने आपके कौन, हाँ इसके बाद तो फिर सरकार गिरी जाती है, फिर वापस आ जाती है इंदिरा गांधी जी। कौन आ जाएंगे? इंदिरा गांधी। तो प्रेस इलेक्शंस करवाए गए थे 1980 में। कब इलेक्शन करवाए गए थे? 1980 में चुनाव करवाए गए और जनता पार्टी हार जाती है और इंदिरा गांधी वापस आ जाती हैं। और इंदिरा गांधी को उस समय सीट मिली थी 353 सीट मिली थी और इंदिरा गांधी बैक इन पावर, दोबारा से पावर में आ जाती है। फिर आपको पता ही है 1984 में दंगे हो गए थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है। तो कमेंट करके बताना इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन कब हुआ था। लीगेसी, अब इसको आगे कौन बढ़ाता है, तो आपको देखने को मिलेगा बिटवीन 1977 से 1980 कांग्रेस पार्टी का सिस्टम जो है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। पहले के दिनों में कांग्रेस जो थी वो एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कॉलिजन हुआ करता था, जिसमें समाज के अलग अलग तरह के लोग थे, जिसमें अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों को मतलब कांग्रेस के अंदर जगह मिली हुई थी। और किसी भी सोशल ग्रुप से आओ, किसी भी आइडियोलॉजी से आओ, सबका कांग्रेस वेलकम करती थी। मगर अब जैसे ही कांग्रेस पहले मतलब कांग्रेस को डिफिकल्ट था, अकेले कांग्रेस को हराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ करता था। अब जो है कांग्रेस पार्टी जो है अब थोड़ा सा इसमें चेंज देखने को मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो है अब
अब जो है ये इसकी आइडियोलॉजी फिक्स हो चुकी है। अब जो है ये ओनली सोशलिस्ट है और प्रो पुअर पार्टी बन चुकी है। बाद में आपको देखने को मिलेगा 1977 के बाद इलेक्शन जब हो गया था उसके बाद कांग्रेस पार्टी प्रो पुअर पार्टी बन जाती है, गरीबों के वेलफेयर के लिए काम करने वाली पार्टी बन जाती है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली पार्टी बन जाती है। सो सोशलिस्ट जो अपोजिशन के जो लीडर थे उन्होंने भी नॉन कांग्रेसिज्म की जो पॉलिसी को अपनाया था, ये पॉलिसी भी एक तरह से आपको देखने को मिलेगी इफेक्टिव प्रूव होती है। सो अपोजिशन लीडर्स अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म एंड दिस पॉलिसी प्रूव टू बी इफेक्टिव इन 1977 इलेक्शन। 1977 में नॉन कांग्रेसिज्म की पॉलिसी इफेक्टिव क्यों साबित होती है? क्योंकि सारी की सारी नॉन कांग्रेस पार्टी किसके खिलाफ हो जाती है? इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाती हैं और इन्होंने गठबंधन बनाया था जनता पार्टी और ये जनता पार्टी जीत जाती है, इसलिए ये इफेक्टिव हो जाती है। मगर 1980 में आपको पता है वापस बैक पावर में आ जाती हैं इंदिरा गांधी जी। नॉर्दर्न स्टेट्स के जो लोग थे उन्होंने नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को चुना और क्योंकि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में जो लोग थे, लीडर जो थे, वो बैकवर्ड कास्ट से आते थे और उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। इश्यू ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है बिहार में, इसलिए मंडल कमीशन अपॉइंट किया गया था इसी टाइम पर जनता पार्टी के द्वारा, ठीक है। और मंडल कमीशन के हेड थे बीपी मंडल, भिंडेश्वरी प्रसाद मंडल। तो ये भी आपको चीज़ देखने को मिलेगी। इमरजेंसी एज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, तो आपको इस टॉपिक को भी समझना है, लास्ट टॉपिक है। इमरजेंसी को हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज पॉलिटिकल क्राइसिस के रूप में। The period of emergency during the period during emergency is described as the period of constitutional crisis because it started with constitutional disputes between parliament and judiciary। देखो इमरजेंसी का जो टाइम है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे पहले आपको पता है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है ना। पता ही है ना वो 1973 में आया था केशवानंद भारती केस, और जिसमें कहा गया था जुडिशरी ने कि भैया पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकती थी, क्योंकि पार्लियामेंट ने पहले क्या कर दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था। तो इन दोनों के बीच में एक प्रकार से डिस्प्यूट देखने को मिलता है इमरजेंसी के टाइम पर और इमरजेंसी से पहले, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थी भैया, संवैधानिक मतलब एक संकट था। सिंस रूलिंग पार्टी हैविंग क्लियर मेजोरिटी, मिस यूज ऑफ पावर्स एंड दिस लेड टू डेमोक्रेटिक क्राइसिस इन द कंट्री। अब देखो इस समय आपको ये भी पता है इमरजेंसी लगने से पहले कांग्रेस पावर में थी, इसलिए इसने मिसयूज किया पावर का, इसलिए जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर का मिसयूज करती है तो इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक क्राइसिस। जब ये लड़ाई किस में चल रही थी, पार्लियामेंट और जुडिशरी में चल रही थी, तब तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी पावर्स का मिसयूज करती है तो इसको क्या बोला गया, डेमोक्रेटिक क्राइसिस बोला गया था। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो पीरियड है इसको हम पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक क्राइसिस, मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, राजनीतिक संकट चल रहा है, इसलिए पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ये ज़्यादा सीरियस है देन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तो ये आपस में दोनों ब्रांचेज जो हैं झगड़ती रहती हैं, मगर पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों डेंजरस है? क्योंकि 1975 में जैसे ही इमरजेंसी लगी तो उस समय हालात बिल्कुल गड़बड़ हो गए थे। अपोजिशन के लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया था, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था, प्रेस सेंसरशिप पर बैन लगा दिया था, मूवमेंट करने पर बैन लगा दिया था। तो ज़्यादा खतरनाक कौन सा है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस में? पॉलिटिकल क्राइसिस इज मोर डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। There was a tension between institutional based democracy and public participation based democracy। और यहाँ पर institution based democracy और public participation based democracy में थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन देखने को मिलता है। जो इंस्टीट्यूशन थे, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इंस्टीट्यूशन हो गए, और पब्लिक पार्टिसिपेशन बेस्ड डेमोक्रेसी मतलब जनता ने जो इन लोगों को चुना है, तो इनके बीच में थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके बाद पॉलिटिकल भी आपकी कंप्लीट होती है। सो thank you so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all।